हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल पीसीबी तड़का पे। और इस वीडियो में हम एरर पढ़ेंगे। अरे यार, तुम्हें पता है क्या, ये जो एरर वाला चैप्टर है ना, ये आपको यूनिट एंड डायमेंशन में कहीं पढ़ाया जाता है। मतलब यूनिट एंड डायमेंशन में ये एज ए टॉपिक बना के पढ़ा दिया जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होता है। नीट 2019 के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया था, डायरेक्ट इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछ लिया था। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये और आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एरर क्या है? एरर क्या है? कांड, गड़बड़। हाँ हाँ, सही समझे हो, बिल्कुल वही चीज़ होती है एरर। एरर मतलब गलती, ठीक है। सो ये क्या है? अनसर्टेनिटी की डिग्री है। इट इज़ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, समझ रहे हो? एरर इज़ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ये गड़बड़ है। मतलब जैसे यार, ह्यूमन नेचर है, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें गलती तो कर ही देते हैं, ठीक है। सो वो गलतियां हैं, जैसे मान लो फिज़िक्स की लैंग्वेज में जिसे एरर बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि क्या बात कर रहे हैं हम। जैसे एरर जो है क्या है, इज इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब जैसे ये आपके पास पेन है, ठीक है। सो ये पेन एक्चुअली 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एक्चुअली ये पेन 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। मैंने तेरे को ये पेन दिया है ना, मैंने तेरे को ये पेन दिया कि भाई इसको मेज़र करके बता मुझे, कि मतलब इसकी लेंथ मेज़र करके बता। तो तूने स्केल ली और इससे लगाई और तूने बोल दिया कि ये तो 10 सेंटीमीटर का आ रहा है, ये 11 सेंटीमीटर का आ रहा है, जो भी तू मेज़र करेगा वो, ठीक है। सो तूने वहाँ पर क्या की? गड़बड़ की है। मतलब ट्रू वैल्यू तो क्या है उसकी? 12। अरे एक्चुअली तो ये 12 सेंटीमीटर का, लेकिन तुमने मेज़र क्या किया है? तुमने मेज़र किया है 11 या 10। मतलब तुमने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की है। तो वो मेजर्ड वैल्यू है हमारी माइनस ट्रू वैल्यू, ओके। या फिर तुम 12 की जगह 13 भी कैलकुलेट कर सकते हो, 12.5 कैलकुलेट कर सकते हो, पॉइंटों में इधर उधर हो सकता है। तो यही एरर एरर होता है। हो सकता है तुमने देखने में गलती कर दी हो, 12 का 13 देख लिया हो। या हो सकता है कि तुम्हारी जो स्केल थी उसकी वो छोटी वाली लाइनें होती हैं ना, वो मिट गई हो तो तुम्हें पता नहीं चला हो। तो एरर किसी भी कारण हो सकता है। और एरर होती क्या है? गलती होती है, सिंपल बात ख़त्म, ओके। ये एरर का फॉर्मूला है। और फॉर्मूला तो क्या समझा ही दिया, बहुत बेसिक सी बात है भाई। एरर तो वो होगा कि मेजर्ड वैल्यू जो हमने मेज़र किया और माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब अगर मान लो ट्रू वैल्यू ज़्यादा है और मेजर्ड वैल्यू कम है, मतलब हमने जैसे एक्चुअली ये पेन कितना था? 12 था और हमने मेज़र कितना किया? 10 सेंटीमीटर मेज़र किया। तो अपना एरर क्या आएगा? 10 माइनस 12 यानी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव एरर होगा, यानी हमने कम मेज़र किया है, नेगेटिव एरर है। और अगर मान लो हमने ज़्यादा मेज़र कर ली वैल्यू, ट्रू वैल्यू से भी, तो उस केस में एरर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसको पॉजिटिव एरर बोला जाता है। अब टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितने टाइप के होते हैं? एक तो सिस्टमैटिक एरर होता है। सिस्टमैटिक यानी यूनिडायरेक्शनल, जो एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। मतलब या फिर तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। या फिर तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव चलता जाएगा या फिर वो नेगेटिव होगा ऑलवेज, ठीक है। दूसरा होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर जो है ये रैंडम इन नेचर होता है। इसका मतलब कभी कभी तो तुम इस एरर को देखोगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है, कभी कभी नेगेटिव आएगा। मतलब समटाइम्स इट विल बी पॉजिटिव एंड समटाइम्स नेगेटिव रैंडमली। कैसे भी, कई बार पॉजिटिव आ जाएगा, कई बार नेगेटिव आ जाएगा। ये एरर, रैंडम एरर। वैसे ये क्लासिफिकेशन कोई काम का नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काम तो कहीं आएगा नहीं, बस सिंपल ये बस देखने की बात है, फॉर्मेलिटी है। अब ये जो मैं टर्म्स बताने जा रहा हूँ ना, ये अच्छे से ध्यान में रखना। जैसे सबसे पहले एक्यूरेसी। क्यों ध्यान में रखना? क्योंकि ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज़ एक्यूरेसी, लेकिन आपको एक्यूरेसी का मतलब पता होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, समझ रहे हो? एक्यूरेसी क्या होती है? मतलब क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, यानी हम ट्रू वैल्यू के कितने करीब हैं, समझ रहे हो? ट्रू वैल्यू के कितने करीब हैं हम। यार स्केल, ये मैंने पेन दिया था फिर एग्जांपल, ये 12 सेंटीमीटर का था, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो, तो ये 12 सेंटीमीटर का था। तो 12 सेंटीमीटर में से जितने, मतलब मान लो मैंने 5 बार इसकी लेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश की और पाँचों बार मेरा आंसर अलग अलग आया। तो एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी? एक्यूरेट वो होगी जो 12 सेंटीमीटर के सबसे पास होगी,
समझ रहे हो? 12 सेंटीमीटर की सबसे पास वाली वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगी। एंड व्हाट इज एक्यूरेसी? क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। एग्जाम्पल, जैसे मान लो ट्रू वैल्यू तो 4 सेंटीमीटर है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि ट्रू वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और तुमने मेज़र क्या क्या किए? तुमने 4.2 मेज़र किए, 3.6, 3.9, 4.4, ठीक है। ये मेजर्ड लेंथ है और एक्चुअल लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें से मोस्ट एक्यूरेट कौन सी होगी? 4 के सबसे नज़दीक, ट्रू वैल्यू के सबसे नज़दीक। 4 के सबसे नज़दीक कौन है? 3.9। तो 3.9 क्या है? मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। अगली टर्म आती है प्रिसाइजन। प्रिसीजन या प्रिसाइजन बोलते हैं लोग। ये प्रिसीजन क्या होता है? ये होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब, अभी देखो इससे एग्जांपल से समझ में आएगा कि आपके पास 5 वैल्यूज़ लिखी गई हैं, एक 4.1, एक 3.96, एक 4.2, एक 3.8, एक 3.2123, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज़ लिखी गई हैं और आपसे इनमें से पूछे कि मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है। मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू वो होती है जिसको निकालने में सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है। अच्छा, ये क्या बात हुई? ये कोई कॉन्सेप्ट है क्या? हाँ, यही कॉन्सेप्ट है। अरे, जिसको निकालने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, अभी एक बात बताओ, तुम डिवाइड करते हो तो एटलीस्ट तुम 2 पॉइंट तक छोड़ देते हो। 2 पॉइंट के बाद में ऐसे लगता है कि छोड़ो, रहने दो, इतना आंसर सही है। लेकिन ये देखो, ये बंदे ने कितनी मेहनत की है, 3.2123 इतना डिवाइड किया है इसने, या फिर इतना सॉल्व किया है, तब जाके ये वैल्यू आई है। तो ये मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू है, यानी पॉइंट के आगे सबसे ज़्यादा जिसने रिजॉल्व किया आंसर को, सबसे ज़्यादा जिसने करीब मतलब छूने की कोशिश किया, वो जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, वो मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू होती है, ठीक है। मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू नीड नॉट टू बी द मोस्ट एक्यूरेट। अच्छा, एक बात बताओ, ये एग्जाम्पल जो है और ये जो मैंने नीचे एग्जाम्पल दिया था एक्यूरेसी में, ये दोनों सेम है, ठीक है। इन दोनों में ही ट्रू लेंथ तो क्या है? 4 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ भी 4 सेंटीमीटर थी ना, उसी टाइप से यहाँ भी इस एग्जाम्पल में भी ट्रू लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर है, ट्रू वैल्यू। तो ये समझाना चाह रहा है कि किसी ने तो 4.1 मेज़र किया, किसी ने 3.96 मेज़र किया, किसी ने 4.2 मेज़र किया, 3.8 मेज़र किया, 3.2123 मेज़र किया, ठीक है। अब इनमें से तुम्हें ढूंढना है मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू। मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू तो ये हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के आगे सबसे ज़्यादा मशक्क़त की हुई है, तो मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू हो गई। अब मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू अगर तुम्हें इसमें से ढूंढनी हो, एक्यूरेट यानी ट्रू वैल्यू के बहुत नज़दीक, तो कौन सी होगी? 3.96 होगी। देखो ये तो 3.21 से स्टार्ट हो रही है, 3.96 है, ये क्या है? एक्यूरेट वैल्यू, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। सो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू हो। समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है? कि मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू नीड नॉट टू बी द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, यानी प्रिसाइज वैल्यू ये ज़रूरी नहीं है कि वो मोस्ट एक्यूरेट ही हो, ठीक है भाई साहब, ओके। एक टर्म आती है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है कि एक अपनी जो स्केल होती है या फिर जो अपना इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कम से कम कितना मेज़र कर सकता है, मतलब उसका लो पॉइंट क्या है, कम से कम कितना काम कर सकता है, वो होता है लीस्ट काउंट। जैसे मान लो मिनिमम वैल्यू ए स्केल कैन मेजर इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट। जैसे लीस्ट काउंट ऑफ ऑर्डिनरी स्केल इज़ 1 mm, यानी ऑर्डिनरी स्केल जो है आपने देखा होगा, बिल्कुल इधर से 1 के नीचे पे छोटी छोटी लाइनें बनी होती हैं और उसमें जो 0 के जस्ट पास वाली लाइन होती है, मतलब पीछे की तरफ कम से कम अपनी जो स्केल है वो कितना मेज़र कर सकती है? 1 mm मेज़र कर सकती है। 1 mm से नीचे मेज़र कर ही नहीं सकती वो, क्योंकि उसमें मार्किंग ही नहीं है, रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है, बहुत छोटा हो जाएगा वो तो। सो जो अपनी ये स्केल है ना, कॉमनली जो यूज़ करते हैं, इस स्केल का लीस्ट पॉइंट क्या होगा? ये 1 mm होगा, या लीस्ट काउंट क्या होगा? 1 mm होगा, मिनिमम वैल्यू दैट इट कैन मेजर, ओके। A man measured lengths of a rod and obtained the following lengths, यानी एक आदमी था, उसने लेंस मेज़र की एक रॉड की और उसके पास लेंस आई L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है। तो अब वो ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? इसके पास 5 लेंथ आ गई है ना, 5 इसने मतलब देखो,
ये जो दोनों एग्जाम्पल दिए अभी, इनमें तो हमें ट्रू वैल्यू पता थी कि 4 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू है, ठीक है। लेकिन इस बार इस आदमी को ये नहीं पता कि एक्चुअली ये जो रॉड है, ये रॉड कितने सेंटीमीटर की है या कितनी लेंथ की है। जैसे ये रॉड है, ये कितने सेंटीमीटर की, इस आदमी को नहीं पता। तो इसने क्या किया, यही कैलकुलेट करने के लिए इसकी लेंथ कैलकुलेट की, और लेंथ कैलकुलेट करते करते इसके पास 5 वैल्यूज़ आ गई। मतलब हर बार कैलकुलेट कर रहा था तो अलग आ रही थी, कुछ ना कुछ वेरिएशन हो रहा था। L1, L2, L3, L4, L5, ये 5 वैल्यूज़ आ गई। अब इसे ट्रू वैल्यू निकालने की, भाई एक्चुअली ये कितनी लेंथ की है। सो ये क्या करेगा, ये एवरेज ले लेगा, सबका एवरेज ले लेगा। ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल एवरेज और मीन, यानी हम इसका एवरेज या फिर मीन ले लेंगे ना इन पांचों लेंथ्स का, तो हमारे पास ट्रू वैल्यू आ जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखना, जब भी आपको ट्रू वैल्यू नहीं दी जाए तो आप जो भी मेजर्ड वैल्यूज़ होंगी उनका एवरेज या फिर मीन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू L1, L2, L3, L4 प्लस L5 अपॉन 5, ठीक है, बात खत्म। सो ये आदमी का किस्सा था। उसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। देखो ये अगली टर्म आती है अपने पास, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि या भाई इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। मतलब एब्सोल्यूट एरर ही होता है। क्या, एब्सोल्यूट एरर ही होता है। मतलब जो एरर की मैग्नीट्यूड होती है वो होता है एब्सोल्यूट एरर। एरर का मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट एरर की एरर कितना है उसी को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं या फिर एरर बोल देते हैं, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो L1 माइनस एल एवरेज। L1 क्या है, जो भी उस आदमी ने लेंथ मेजर की थी उसमें L1 था ना, माइनस एल एवरेज यानी ट्रू वैल्यू, समझ रहे हो ना। अरे इज इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा L1। एक्चुअली क्या बात लिखी हुई है, एरर होता क्या है, एरर होता है ना कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पर एक बात बताओ, मेजर्ड वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू L1 है क्योंकि उस इंसान ने L1 मेज़र की थी, और ट्रू वैल्यू क्या है, एल एवरेज। एल एवरेज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू आ रहा था। तो L1 माइनस एल एवरेज जब हम कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड विदाउट एनी साइन, ये नहीं देखना कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन विदाउट एनी साइन जो चीज़ अपने पास आती है वो होता है एक्चुअली एरर, और उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। यानी इस एरर का मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट एरर, यानी डेल्टा L1 क्या है, एरर है यहाँ पर। ऐसा L2 में एरर क्या होगा, L2 माइनस एल एवरेज डेल्टा L2, यानी ये L2 सेकेंड लेंथ में क्या एरर है, थर्ड लेंथ मेजर की तो उसमें क्या एरर है। तो ऐसे लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर को। एक आता है टर्म मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन। बहुत ही सिंपल सी बात है यार, मतलब जो एब्सोल्यूट एरर है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, इसका जो मीन है वो क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। बहुत सिंपल हो रहा है ये तो। जैसे डेल्टा एल एवरेज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। डेल्टा एल एवरेज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी L1, डेल्टा L1 क्या है, L1 में एरर, डेल्टा L2 में एरर, L3, L4, L5 डेल्टा है पीछे, ठीक है ना। तो ये एरर्स हैं सारे, एरर अपॉन में 5। यानी तुम अगर एब्सोल्यूट एरर्स का, इन एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लोगे तो वो तुम्हारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा, ठीक है। सिंपली अगर हमें किसी भी चीज़ की रीडिंग निकालनी हो स्केल वगैरह की, तो रीडिंग क्या होती है, रीडिंग होती है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ये फॉर्मूला है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि रीडिंग इज इक्वल्स टू, आपको मतलब क्वेश्चंस में ऐसे कैलकुलेट करना आ सकता है कि आप इसकी रीडिंग निकाल के बताओ, आप इसकी रीडिंग निकाल के बताओ। तो रीडिंग क्या होती है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आई बात, यस ओके। रीडिंग क्या होती है, फिर बोल दो एक बार, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जो एब्सोल्यूट एरर्स होते हैं ना, डेल्टा L1, L2, L3, L4, इनका क्या होता है, मीन होता है एक्चुअली, ओके, इनका मीन होता है। और एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर इज मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, यानी L1 माइनस एल एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा L1। ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या है, अरे यार रिलेटिव मतलब एक दूसरे के अकॉर्डिंग, एक दूसरे के हिसाब से, रिलेटिव, रिलेशन, रेशियो ऑफ एरर टू ट्रू वैल्यू। रिलेटिव एरर क्या होता है, एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो होता है। जैसे डेल्टा एल एवरेज, ये क्या है, डेल्टा एल एवरेज तो मीन एब्सोल्यूट एरर है, मतलब टोटल कुल मिला करके ये एरर है पूरी लेंथ्स में, सब में मिला करके उनका एवरेज।
और एल एवरेज क्या है, ये एरर है, ये सॉरी ये ट्रू वैल्यू आ रही थी, ट्रू वैल्यू एल एवरेज सबका L1 प्लस L2 प्लस L2 L3 प्लस L5 अपॉन में 5, ठीक है। सो रिलेटिव एरर क्या है, एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू का रेशियो, है ना। एक आता है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर यानी डेल्टा एल एवरेज अपॉन एल एवरेज इंटू 100, यानी क्या करना है आपको, केवल और केवल 100 से मल्टीप्लाई करना है। अभी तक हम कुल मिला करके टर्म्स पढ़ चुके हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब देखते हैं कि उन टर्म्स के एप्लीकेशन क्या है, वो क्यों पढ़ाई थी मैंने आपको, क्या काम आएंगी वो। तो चलो देखो, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, ये क्वेश्चन क्या है, एक बार रीडिंग कर लेते हैं इसकी, कि लेंथ ऑफ रॉड एज मेजर्ड बाय अ मैन आर 5.1 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर, 4.8 फाइंड, ठीक है। हमें ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है, ए सेक्शन में ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा एक बात बताओ, इतनी सारी लेंथ दे रखी है, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, एवरेज लेना है इसका। अरे क्या करना है, एवरेज लेना है। एवरेज कैसे लोगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 अपॉन 5। तो यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 हैं, 5 हैं। तो ये आ गया ट्रू वैल्यू इक्वल टू एल एवरेज या फिर मीन, ये मीन लिया आपने, आंसर आ गया, ठीक है। आपको फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये एक्चुअली एरर का मैग्नीट्यूड होता है, एरर का मैग्नीट्यूड होता है, मतलब L1 माइनस डेल्टा L1 इक्वल्स टू सॉरी L1 माइनस एल एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा L1। तो एक बार देख लो, तो सब में अलग अलग निकालना पड़ेगा। जैसे एब्सोल्यूट एरर डेल्टा L1 यानी L1 में कितना एरर आई है, पहली लेंथ है, इसमें कितना एरर है, इसमें कितनी गलती है, ये ट्रू वैल्यू से कितना परे है। तो डेल्टा L1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 माइनस एल एवरेज। सो L1 क्या है हमारे पास 5.1, एल एवरेज हमने यहाँ से निकाल लिया इक्वल टू 0.16। ऐसे करके आप L5 तक, डेल्टा L5 तक निकाल लोगे। ओके, समझ में आया आपको बात, ठीक है। उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है सी में मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये जो एब्सोल्यूट एरर्स आएंगे ना, इनका मीन, इनका एवरेज। जैसे ये सारे के सारे जो L5 तक आएंगे, इनको आप ऐड करके अपॉन 5 कर दोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर अपने पास आ जाएगा, डेल्टा एल एवरेज, या इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा एल एवरेज भी लिखते हैं। ये कितना होगा, ये इतना, आंसर आपका इतना आएगा, आप खुद करके देखेंगे इसको। उसके बाद में रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू का रेशियो, डेल्टा एल एवरेज अपॉन में एल एवरेज। तो रिलेटिव एरर इज डेल्टा एल एवरेज अपॉन एल एवरेज। अरे डेल्टा एल एवरेज क्या है भाई, डेल्टा एल एवरेज है 0.16 आपका आएगा, सो कॉल्ड आएगा, मैंने तो पहले से लिख रखा है, ठीक है। और 4.94, सो ये आपने कैलकुलेट कर लिया रिलेटिव एरर। उसके बाद में परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो रिलेटिव एरर है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास जाएगा परसेंटेज एरर। सो बहुत इस टाइप से इजी इजी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बनते हैं। अब हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मतलब भाई एरर्स को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये कॉम्बिनेशन करना कुल मिला करके, मतलब एरर्स जो है उनको जोड़ना, तोड़ना, घटाना, जो भी करना, ये आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में। तो सबसे पहले एरर्स को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ एरर्स, ठीक है। ये देखो ज़रा, z क्या है, z तो मतलब कुल मिलाकर के नेट जो वैल्यू आएगी एरर्स को ऐड करने के बाद, वो z इक्वल्स टू a प्लस बी है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, z इक्वल्स टू a प्लस बी, या आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है जिसमें a और b आपके पास क्या है, कोई वैल्यूज़ हैं, z फाइनल वैल्यू आएगी इनको ऐड करने के बाद, ठीक है। अब z इज इक्वल्स टू ये क्या आ रहा है, डेल्टा जेड, यानी ये मैं क्या बता रहा हूँ कि जेड में क्या एरर है, डेल्टा जेड। देखो सीधी सी बात है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा लेकिन आराम से समझना, शांति से देखो। जेड इक्वल टू ए प्लस बी दे रखा है, ठीक है। ये हम ऐसे मान रहे हैं, पहले मतलब अगले ने ऐसे मान रखा है कि ये सही सही वैल्यूज़ हैं, इनमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। गड़बड़ तो हमेशा किसी ना किसी चीज़ में होती है, चाहिए बहुत ही कम हो, बहुत ज़्यादा हो, नेग्लिजिबल हो, लेकिन गड़बड़ तो होती है। तो हम क्या बोल देंगे कि z जो है ना, इसमें जो एरर है वो है डेल्टा z, यानी z में तो डेल्टा z की गलती है, a में जो गलती है वो है डेल्टा a, और b में जो गलती है वो है डेल्टा b। ओके, ये गलतियां हैं z, a और b में, डेल्टा z, डेल्टा a, डेल्टा b। ओके, अब ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास z क्या है, z इज इक्वल्स टू
z प्लस माइनस डेल्टा z। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को पता है कि z तो मेरी मेजर्ड वैल्यू है, मतलब z तो मैंने मेज़र किया है, प्लस माइनस डेल्टा z यानी उसमें ये जो एरर है, समझ रहे हो? z इक्वल्स टू जेड प्लस माइनस डेल्टा z हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है। a इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a, b इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, अब इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यानी एरर्स, मतलब दो चीज़ों को जब भी ऐड किया जाता है तो जो एरर्स होते हैं वो सिंपली क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और ये क्या है? डेल्टा z क्या है? मैक्सिमम है, यानी ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर है। मैक्सिमम परमिसिबल एरर है कि जब हम a और b को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम डेल्टा a प्लस डेल्टा b ये एरर आ सकता है। तो आप इतना याद रखेंगे कि डेल्टा z मैक्सिमम क्या होगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यानी एरर्स को अगर आपको ऐड करना हो तो कैसे ऐड करोगे? सिंपल वैसे ही ऐड करेंगे जैसे 2 + 5 को करते हैं, ठीक है? 2 + 5 7 होता है, तो उसी हिसाब से ऐसे ही ऐड करेंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सब्सट्रैक्शन जब आपको करना होगा एरर का तो क्या करोगे? सब्सट्रैक्शन में भी मज़े की बात यह है कि वहाँ पर भी हम डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही यूज़ करेंगे। डेल्टा z मैक्सिमम यहाँ सब्सट्रैक्शन में भी क्या होगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यानी जब एरर्स को सब्सट्रैक्ट करने बोला जाएगा तब क्या करेंगे? हम ऐड ही करेंगे फाइनली। ओके, इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन आता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन z इक्वल्स टू ए बी, यानी मल्टीप्लाई करना हो दो चीज़ों को, तो जैसे z में एरर z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a। अरे यार, ये एरर को ऐड कर रहा हूँ ना मैं, मतलब प्लस माइनस क्यों लिख रहा हूँ दोनों? क्योंकि ये एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब ये जो अपने पास वैल्यू दे रखी है इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। b प्लस माइनस डेल्टा b, हमेशा याद रखना जब भी आपको एरर की फॉर्म में चीज़ों को लिखना हो तो इस तरीके से लिखते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z, a इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, b इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इनकी वैल्यूज़ जब तुम इस इक्वेशन में पुट करोगे तो तुम सॉल्व करोगे और उसके बाद में तुम्हारे पास पता है क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा यहाँ तक। देख लो ज़रा, करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने z की ये वैल्यू रखी, a की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी, उसके बाद में इनको सॉल्व करते जाओ। सॉल्व करते जाओगे, काट पीट के यहाँ पर बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a, ठीक है? उसके बाद में आपको एक काम करना है, z और ए बी से मतलब आपको डिवाइड करना है। समझ रहे हो क्या करना है आपको? ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे इसको डिवाइड करना है। जैसे डेल्टा z को अपॉन इधर, तो z हो गया इस हैंड साइड में, और इधर की साइड ए बी से डिवाइड कर दो, दोनों की साइड ए बी से डिवाइड कर दिया। अरे मतलब ये जो इक्वेशन आई है ना यहाँ से, अरे यार समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, ये जो इक्वेशन आई है ना, ये वाली, ये जो इक्वेशन है इसको तुम्हें z इक्वल्स टू ए बी से डिवाइड करना है। तो इधर की साइड तो z से डिवाइड कर दिया और इधर कम्प्लीटली ए बी से डिवाइड किया, तो इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए बी, ठीक है? ए से ए गया, यहाँ से बी से बी चला जाएगा, समझ रहे हो? ओके, तो फिर क्या आएगा? प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ये हमारे पास आएगा फाइनल। अब ये डेल्टा z बाई जेड प्लस माइनस ये क्या है? ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर है a और b में। तो समझ रहे हो, जब 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 हमें एरर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ करेंगे, क्या कर देंगे? डेल्टा b बाई बी और प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए। याद कर लेना, हमें जब एरर्स को मल्टीप्लाई करने को बोला जाए तो हम रिलेटिव एरर लिख देंगे, रिलेटिव एरर्स आर एडेड। जैसे डेल्टा z अपॉन जेड मैक्सिमम इज इक्वल्स टू डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अभी आपको कम भी समझ में आ रहा है तो कोई चक्कर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अभी क्वेश्चन जब जाएंगे तो आपको श्योरली ये समझ में आएगा। सो एक बार फिर से एरर्स को ऐड करेंगे तो डेल्टा a प्लस बी, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी डेल्टा a प्लस बी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं। जैसे डेल्टा z अपॉन जेड मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी, ये रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं। ये याद मत रखना, केवल एक फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है? उसी टाइप से
डिवीजन भी होता है, लेकिन डिवीजन से पहले मैं आपको ये बाइनोमियल थ्योरम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है ये आपको पता है क्या? वैसे तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के काम की होती है, लेकिन बहुत जगह पे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें ये बाइनोमियल थ्योरम वहाँ पे अप्लाई करनी होती है ईजी कैलकुलेशन के लिए। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n, जब भी ये सिचुएशन होती है 1 प्लस एक्स की पावर n ये सिचुएशन होती है और x जो है वो 1 से बहुत बहुत कम होता है। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n ऐसी सिचुएशन होती है और जो x है वो 1 से बहुत बहुत कम होता है, x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तो उस केस में हम क्या लिख देते हैं? अप्रॉक्सीमेटली इस चीज़ को 1 प्लस एन एक्स लिख देते हैं। समझ रहे हो? 1 प्लस, इस n को इधर ले आते हैं, 1 प्लस एन एक्स लिख देते हैं यहाँ पर। कब लिखते हैं? जब x 1 से बहुत बहुत कम होता है तब। जैसे एग्जांपल 1 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर, अगर तुम इसको ऐसे सॉल्व करने बैठोगे पूरे का स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन अब तुम्हें पता है कि ये कैसा सा बन रहा है, ये 1 प्लस एक्स की पावर n जैसा बन रहा है। कंपैरिजन करो, अगर ऐसा है और फिर तुम चेक करो कंडीशन की x कितना है, x 0.01 है, 1 से तो बहुत छोटा है, 0.01 है तो 1 से बहुत छोटा है, तो मतलब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 प्लस एन को इधर ले आए, 2 है, इंटू एक्स क्या है 0.01, तो 1 प्लस एन एक्स। सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, बहुत इजी तरीके से। अब मैं एरर्स को डिवाइड करना सिखाता हूँ, कैसे डिवाइड करते हैं। बहुत इजी है ये तो, जैसे मल्टीप्लाई में किया था ना वैसे डिवाइड में होगा। रिलेटिव एरर्स यहाँ भी ऐड होंगे, रिलेटिव एरर्स गेट एडेड, रिलेटिव गेट एडेड। डेल्टा जेड बाई जेड मैक्सिमम इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके, समझ में आई? ठीक है, कंप्लीट बात। अब कुछ बात बताता हूँ, इस चीज़ को समराइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नहीं, जैसे आपके सामने अगर ऐसा लिखा हुआ है z इक्वल्स टू a की पावर p, c की पावर r, b की पावर q, ठीक है। और इसमें आपको करना हो, इसमें क्या करना हो, आपको एरर निकालना हो, उसका ऐड करना हो, ठीक है। तुम्हें क्या करना हो? एरर निकालना हो, उसको ऐड करना हो, मतलब टोटल मिला के, कुल मिला के एरर निकालना हो। तो क्या करोगे? देखो, पहली बात तो यहाँ पर a और c तो मल्टीप्लाई में है और ये इसके साथ डिवाइड में b के साथ, तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाले फॉर्मूलाज लगेंगे और दोनों में क्या होता था? रिलेटिव चीज़ें ऐड होती थी। तो जैसे z है तो डेल्टा z बाई जेड लिख दिया, इक्वल टू a है तो डेल्टा a बाई ए लिख दिया। इस पावर का क्या करना है? इस पावर को इधर मल्टीप्लाई में लिख देना। याद रखना, ये जो पावर होती है ना यहाँ पर, इसको तो तुम यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देना और साथ में रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाई ए, प्लस आर को, ये पावर को मल्टीप्लाई में लिख दो, आर डेल्टा सी बाई सी। इसी तरीके से प्लस, अच्छा ये दोनों तो मल्टीप्लाई में थे तो ऐड हो गए। अब ये बी डिवाइड में है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि डिवाइड में भी ये वाला ही रूल लगता है, डिवाइड में भी ऐड होता है। तो ये आ जाएगा डेल्टा बी बाई बी और क्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ रहे हो? ओके, तो अच्छी बात है। उसके बाद में आगे सुनो, क्वेश्चन है कि टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2, दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2, इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। अब ये देखो R1 दे रखा है 3 प्लस माइनस 0.2, यानी ये 0.2 क्या है? ये एरर है, ये एरर आ रहा है 0.2। मतलब जब हम उस रेजिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं तो 3 से 0.2 ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, तो ये अपने पास डायरेक्टली लिखा हुआ है। देखो इस फॉर्म में a इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस, सॉरी a प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, सो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने बोला था ना आपको। तो अब हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में R इक्विवेलेंट निकालना। R इक्विवेलेंट सीरीज़ में क्या होता है? R1 प्लस R2, सीरीज़ में R1 प्लस R2 होता है, ठीक है भाई साहब। ओके, R1 प्लस R2 होता है। R1 क्या है? R1 तो क्या है? 3 और R2 क्या है? 2। समझ रहे हो? 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। अब डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, यानी जो ये एरर वाला आर इक्विवेलेंट है ये क्या होगा? डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। डेल्टा R1 है 0.2, ये इसमें एरर, ये है डेल्टा R2 0.6, इसमें एरर, ठीक है, इक्वल टू 0.8। यानी एक बार तो आर इक्विवेलेंट निकाल लिया सिंपल, जो हमें वैल्यूज़ पता हैं, एक्चुअल जो वैल्यूज़ हमें पता है उनसे, और दूसरा हमने निकाल लिया एरर वाला आर इक्विवेलेंट की 0.2 प्लस 0.6 डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, ठीक है। ये दोनों चीज़ निकाल ली। अब कुल मिलाकर के हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है पूरी दोनों रेजिस्टेंसेस का। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5
और ये एरर वाला ±0.8, 5 ±0.8, ठीक है, समझ में आया? ओके, कंप्लीट बात। अगला क्वेश्चन, थ्रू अ रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 2 ±0.2, ये रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, कैलकुलेट रिलेटिव एरर इन हीट जनरेटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस, यानी हमें हीट जनरेटेड का एरर निकालना है। तो हीट क्या होती है? आई स्क्वायर आर टी होती है। हीट क्या होती है? आई स्क्वायर आर टी होती है हीट जनरेटेड। अब यार ये तो सारे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर रिलेटिव एरर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो डेल्टा एच बाई एच इक्वल टू आई, डेल्टा आई बाई आई, और ये जो 2 है ये पावर से हट कर कहाँ जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस डेल्टा आर बाई आर और प्लस डेल्टा टी बाई टी, ठीक है। अब ज़रा देखो 2 इंटू डेल्टा आई की वैल्यू क्या रखें? देखो आई दे रखा है, आई प्लस माइनस डेल्टा आई, तो डेल्टा आई की वैल्यू क्या है? एरर क्या है? 0.3, आई में एरर क्या है? 0.3, और इस आई की ट्रू वैल्यू क्या है? 3, प्लस डेल्टा आर, आर में एरर क्या है? 0.2, और ट्रू वैल्यू क्या है? 2, प्लस डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी क्या है? 0.5 और टी क्या है? 5। सो जब सम अप करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.4, आपका आंसर आएगा 0.4। ओके, चलो अच्छी बात है। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, जैसे ये देखो, ये सॉल्व करते हैं। P इक्वल टू वी आई होता है, हमें पता है। V इक्वल्स टू दे रखा है क्वेश्चन में कि ये दे रखा है 3 ± 0.1, I दे रखा है, V मतलब वोल्टेज दे रखा है, I करंट दे रखा है। हमें रिलेटिव एरर इन P कैलकुलेट करना है, यानी हमें पावर में रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है। अब P इक्वल टू क्या होता है? VI होता है। अब इसको तुम रिलेटिव फॉर्म में लिखो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, और डेल्टा P बाई P इक्वल टू डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I, ये लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा V की वैल्यू रखो, डेल्टा V क्या है? 0.1 है ना, देख लो यार, डेल्टा V क्या है? 0.1 है, 0.1 रखा। V क्या है? 3, एक्चुअल वैल्यू क्या है? 3, प्लस डेल्टा I, यानी I में एरर कितना है? 0.3, और ट्रू वैल्यू क्या है इतनी? इसकी 2 है, तो 2 रख दिया। डेल्टा P बाई P यहाँ से आपके पास आ गया 1.1/6, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो हमने रिलेटिव एरर इन P कैलकुलेट कर लिया, रिलेटिव एरर। अब हमें एरर कैलकुलेट करना है P में, यानी उसकी मतलब सही एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है कि P में एरर कितना है, ठीक है। सो P इक्वल टू वी आई होता है। अब यहाँ पर V क्या है? 3, और I क्या है? 2, यानी ट्रू वैल्यूज़ देख रहे हैं हम, ट्रू वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे, तो P इक्वल टू वी आई में ट्रू वैल्यूज़ रखने पर पावर कितना आएगा? 6 आएगा। एक्चुअली एरर्स को एक बार हटा रहे हैं, 3 × 2 = 6 एरर, ये मतलब ट्रू वैल्यू है कि ट्रू वैल्यू वेयर नो एरर एग्जिस्ट, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ये ट्रू वैल्यूज़ हैं पावर की। कितनी आ गई ट्रू वैल्यू? कितनी है? ये 6 है। ओके, अब एक काम करो, ये जो इक्वेशन आई थी अपने पास, डेल्टा P बाई P इक्वल टू 1.1/6, इसके अंदर तुम P की वैल्यू रख दो। यहाँ पे P की वैल्यू रख दोगे 6, तो यहाँ से इक्वल टू डेल्टा P हम कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा P क्या है? एरर, एरर इन P, ठीक है। ये डेल्टा लिखा होता है, ये क्या होता है? एरर होता है। जैसे एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था जो नीट 2019 में एरर से पूछा गया था। सो देखो ज़रा ध्यान से कि A² Z इक्वल टू A² B³ अपॉन में C⁴, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज एरर इन A इज इक्वल्स टू 2%, परसेंटेज एरर इन B। अच्छा, परसेंटेज एरर क्या होता था? परसेंटेज एरर ये होता था ना, डेल्टा A बाई A इंटू 100 इक्वल्स टू 2% दे रखा है। परसेंटेज एरर इन B वही डेल्टा B बाई B इंटू 100 इक्वल्स टू 3% है। डेल्टा C बाई C इंटू 100 इक्वल्स टू 4% है। ये परसेंटेज एरर्स हो गए। फाइंड परसेंटेज एरर इन Z, यानी हमें Z में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज एरर Z में कैसे कैलकुलेट करेंगे? सारी चीज़ें मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और रिलेटिव एरर लिखो। Z में रिलेटिव एरर कितना है? डेल्टा Z बाई Z, और परसेंटेज बोला है तो इंटू 100 कर दो, इक्वल्स टू ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और A डेल्टा A बाई A इंटू 100, प्लस ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 डेल्टा B बाई B इंटू 100, ये 4 इंटू डेल्टा C बाई C इंटू 100, ठीक है।
अब भाई साहब मेहरबानी कर दी, क्वेश्चन वाले ने तो वैल्यू दे दी इनकी, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, डेल्टा बी बाई बी, ये परसेंटेज एरर दे रखा है। सो इनकी जगह तुम क्या रख दो, 2 3 4 जो गिवन है वो रखोगे, तो आंसर तुम्हारे पास डेल्टा परसेंटेज एरर इन जेड कितना आएगा, 29%। यानी तुमने जेड में परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लिया, कितना आया, 29% आ गया। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन था इस बार। अब एक और क्वेश्चन आप देखते हैं कि लेंथ ऑफ अ रॉड मेजर्ड इज़ 100.1 सेंटीमीटर। एक रॉड की लेंथ इतनी मेज़र की गई 100.1 सेंटीमीटर, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन लेंथ, यानी लेंथ में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए है, ठीक है। अब हमें सबसे पहली बात तो परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर होता है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, मतलब ट्रू जो अपना एरर होता है अपॉन ट्रू वैल्यू होती है इंटू 100, यानी ये तो रिलेटिव एरर इंटू 100, ऐसा सा कुछ होता है परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए। अब हमें यहाँ पर डेल्टा ए तो पता ही नहीं है, डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए एरर है, एरर तो हमें पता नहीं है, हमें तो इन्होंने ये दे रखा है कि मेजर्ड वैल्यू ये है, हमें इन्होंने दे रखा है कि मेजर्ड वैल्यू ये मतलब इतनी मेज़र की गई, हमें ये नहीं बताया कि ट्रू वैल्यू क्या है या फिर उसने गलती क्या की, एरर क्या है, हमें कुछ भी नहीं बताया। तो हम क्या करें? तो एक बात यहाँ पर तुम्हें याद करनी है कि अगर एरर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो, इफ एरर इज नॉट गिवन देन लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट को ही एरर मानेंगे। समझ रहे हो? जैसे अगर तुम्हें कभी भी एरर नहीं दिया जाए तो तुम जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेज़र कर रहे हो चीज़ को, तो उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा उसी को एरर मान लोगे। एग्जाम्पल, जैसे ये रॉड है, तो रॉड की लेंथ जैसे हम स्केल से मेज़र कर रहे हैं, तो स्केल का लीस्ट काउंट होता है 1 mm। 1 mm, तो 1 mm क्या हो जाएगा वहाँ पर, एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो? 1 mm क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा एक बार ध्यान से सुनो, ये 100.1 सेंटीमीटर मेज़र कर रहा है, इसका मतलब ये जो 0.1 है, ये 0.1 लीस्ट काउंट मान सकते हैं हम। ठीक है, ट्रू वैल्यू मान ली 100 है और 0.1 है इसका लीस्ट काउंट है। 0.1 ही लीस्ट काउंट क्यों माना? क्योंकि एक बात देखो यार, 100 के बाद में ये 0.1 और मेज़र कर रहा है और 0.1 और मेज़र कर रहा है, इसका मतलब कम से कम ये 0.1 मेज़र कर सकता है, वरना तो ये ऐसे हो जाता है ना 100.01। ऐसे अगर ऐसा लिखा हुआ होता क्वेश्चन में कि इतनी वैल्यू आ रही है, लेंथ इतनी लेंथ आ रही है, तो हम इस केस में लीस्ट काउंट कितना मानते? 0.01 मानते, क्योंकि ये 0.01 मानते पॉइंट के आगे वाला, क्योंकि ये क्या है कि मतलब ये शो कर रहा है कि ये स्केल जो है, ये अपने इंस्ट्रूमेंट जिससे मेज़र किया जा रहा है वो कम से कम कितना मेज़र कर पा रहा है। जैसे 100.1 में 100.1 यानी 100 के बाद 0.1 और मेज़र कर पा रहा है, यानी इसका कम से कम मेज़र करने का क्राइटेरिया या फिर दम इसमें 0.1 मेज़र करने का कम से कम। सो लीस्ट काउंट हो गया 0.1 और लीस्ट काउंट को ही हम एरर मान लेते हैं, तो डेल्टा जो एरर है उसकी भी क्या वैल्यू होगी? 0.1 ही होगी। और ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू है 100, मतलब एक्चुअली 100 ट्रू वैल्यू, उसमें 0.1 इसने ज़्यादा मेज़र किया, 0.1 लीस्ट काउंट आ गया। परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये करेंगे 0.1 यानी एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? 100। ट्रू वैल्यू क्या है? 100 इंटू 100। 100 से 100 की जहाँ भूल गई, आंसर बचा 0.1। ये क्या हमने कैलकुलेट कर लिया? हमने परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लिया। तो जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे तो क्या करेंगे आप? पॉइंट के आगे वाली जो चीज़ होगी उसको लीस्ट काउंट मान लेना, और एरर क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो एरर लीस्ट काउंट एक ही बात होती है। ओके, फिर आप आराम से कैलकुलेट कर लेना। ओके, एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देखो। लीस्ट काउंट ऑफ ए वॉच मेजरिंग टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 1/5 सेकेंड। देख लो, 1/5 सेकेंड है। क्या है 1/5 सेकेंड? लीस्ट काउंट ऑफ ए वॉच। लीस्ट काउंट इस बार दे रखा है। अच्छा, एरर तो इस क्वेश्चन को आगे और पढ़ लो। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम 2 सेकेंड फॉर 100 ऑसिलेशन, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखो, हमें एरर तो कहीं दे ही नहीं रखा, एरर नहीं दे रखा, हमें लीस्ट काउंट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? लीस्ट काउंट को ही एरर मान लेंगे उस केस में जब हमें एरर नहीं दिया जाए। तो लीस्ट काउंट क्या है? 1/5 सेकेंड। तो हमने टाइम में जो एरर होगा डेल्टा टी, उसको हमने मान लिया कि 1/5 आ रहा है, 1/5 सेकेंड। ठीक है, अब ज़रा गौर से सुनो कि
टाइम क्या होगा, यहाँ पर दे रखा है कि 2 सेकंड फॉर 100 ऑसिलेशन। समझ रहे हो कि 100 ऑसिलेशंस में 2 सेकंड, यानी हमें टोटल टाइम कितना है, मतलब ये हमें जो टाइम दे रखा है ये एक ऑसिलेशन का दे रखा है, ठीक है, समझ रहे हो, एक ऑसिलेशन के 100 सेकंड है, तो 100 ऑसिलेशंस के लिए कितने सेकंड्स होंगे, 200 सेकंड्स। यानी अरे यार खुद ही सोचो, 2 सेकंड में 100 ऑसिलेशन थोड़ी हो जाए, एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में हो रहा है, तो 100 ऑसिलेशन कितने सेकंड में होंगे, 200 सेकंड में होंगे। तो टाइम एक्चुअली ट्रूली टाइम कितना आया, 200 सेकंड आया। अब परसेंटेज एरर यहाँ से कैलकुलेट करो, परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू क्या होगा, अरे भाई साहब परसेंटेज एरर क्या होगा, बोलो, अरे परसेंटेज एरर यानी एरर, एक्चुअली एरर क्या है 1/5, तो हमने 1/5 रख दिया, ठीक है, और अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू में 200, नीचे की तरफ 200 रख दिया और इनटू 100, तो कितना 0.1% आया, ये क्या आ गया, परसेंटेज एरर हमारे पास आ गया। ओके चलो अच्छी बात है। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, इसी से मिलता जुलता। बोला गया है कि इनिशियली ए क्लॉक मेजर्स टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन, इनिशियली 10 ऑसिलेशंस के लिए क्लॉक टाइम मेजर कर रही है ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। नाउ दिस क्लॉक इज यूज्ड टू मेजर टाइम टेकन फॉर 100 ऑसिलेशन। अब इसको 100 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा सिंपल पेंडुलम के लिए। व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, कि पहले तो ये 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड गिन रही थी, अभी ये 100 का गिन रही है, तो रिलेटिव एरर्स में कितना डिक्रीज हुआ। ठीक है, रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा टी बाई टी होगा, यानी टाइम में एरर अपॉन में एक्चुअल टाइम ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब लीस्ट काउंट बेटा जी हमने मान लिया इसका x है, क्योंकि हमें ना तो क्वेश्चन के अंदर एरर दे रखा है कि ये क्लियर कट बोल नहीं रखा कि ये एरर है, तो एरर की वैल्यू नहीं दे रखी, हमें लीस्ट काउंट भी नहीं दे रखा, तो हम लीस्ट काउंट को मान लेते हैं कि ये x है। लेट लीस्ट काउंट ऑफ वॉच इज x, ठीक है, एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल्स टू t। हमने कैपिटल T मान लिया कि ये पेंडुलम का टाइम पीरियड है। ये हमें टाइम पीरियड भी नहीं दे रखा ना, हमें बस ये बोल रखा है कि ये 10 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड है, क्लॉक मेज़र कर रही है, तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल T मान लेते हैं। ठीक है, ओके। अब सबसे पहली बात की जाती है 10 ऑसिलेशंस के लिए, ये 10 ऑसिलेशंस के लिए, जब 10 ऑसिलेशंस हो रहे हैं इसका मतलब स्मॉल t इज इक्वल्स टू 10 कैपिटल T। मतलब देखो, जब पेंडुलम एक ऑसिलेशन करता है तो उसका टाइम पीरियड होगा कैपिटल T, मतलब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मतलब एक ऑसिलेशन के लिए जो समय लगता है वो है कैपिटल T। तो जब ये 10 ऑसिलेशंस करेगा तो इसको टाइम कितना लगेगा, मान लिया स्मॉल t लग रहा है, और स्मॉल t क्या होगा 10 इंटू कैपिटल T, मतलब एक ऑसिलेशंस के लिए कैपिटल T, तो 10 के लिए 10 कैपिटल T। ओके, अब इनिशियली रिलेटिव एरर अगर मैं बताऊं तो क्या बोलूँगा, इज इक्वल्स टू x अपॉन 10t। ये कैसे लिखा, देखो रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा t अपॉन t। डेल्टा t क्या है, हमने माना ना, अभी लीस्ट काउंट मान लिया, लीस्ट काउंट ही एरर मानते हैं, तो x क्या हो गया, एरर हो गया, तो x अपॉन 10t। ये 10t क्या है, ये ओरिजिनली वो टाइम है, वो ट्रू वैल्यू है टाइम पीरियड की जो मेज़र की जा रही है, तो x अपॉन में कैपिटल 10t। 100 ऑसिलेशंस की बात करें तो एक ऑसिलेशंस के लिए कैपिटल T टाइम लग रहा है, तो 100 ऑसिलेशंस के लिए 100t लगेगा, 100t लगेगा। तो फाइनली ये जो अपना एरर होगा ये कितना होगा, रिलेटिव एरर फाइनल कितना होगा, रिलेटिव एरर लिखो, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू इस बार क्या है 100t। ठीक है, तो रिलेटिव एरर फाइनल कितना होगा, 1/10 कॉमन लेने के बाद अंदर बचता है x अपॉन 10t इक्वल्स टू 1/10, और x अपॉन 10t क्या है, अरे यार ये तो रिलेटिव एरर इनिशियल है, तो x अपॉन 10t रिलेटिव एरर इनिशियल लिख दिया। तो यानी क्या बोल रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं कि रिलेटिव एरर फाइनल जो है ना वो 0.1 इंटू रिलेटिव एरर इनिशियल आया। ठीक है,
और हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, तो परसेंटेज चेंज निकालना है एक्चुअली। तो परसेंटेज चेंज एरर में क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, यही तो होता है परसेंटेज चेंज। अरे परसेंटेज चेंज क्या होता है कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो फाइनल वैल्यू क्या है 0.1 इंटू आर इनिशियल, देखो फाइनल क्या है 0.1 इंटू आर इनिशियल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इंटू 100। सो अभी कुल मिला के आंसर क्या आने वाला है अपना, माइनस 0.9 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 90%। 90% माइनस 90% आया, इसका मतलब ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना। तो परसेंटेज डिक्रीज इन रिलेटिव एरर्स कितना है 90%। ओके चलो अच्छी बात है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये देखो ज़रा, ये क्वेश्चन दे रखा है कि लीस्ट काउंट ऑफ ए वॉच इज़ 1 सेकेंड एंड टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस इज 25 सेकेंड बाय अ सिंपल पेंडुलम, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन टाइम। परसेंटेज एरर इन टाइम निकालते हैं, तो देखो एक बार सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परसेंटेज रिलेटिव एरर ये क्या होता है, डेल्टा टी यानी एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो अब मेरी बात सुनो, तुम ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। ये भाई ऐसा बोल रहा है कि 20 ऑसिलेशन के लिए 20 ऑसिलेशंस के लिए 25 सेकंड लग रहे हैं, यानी 20 ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 25 सेकंड। ओके तो ये 25 सेकंड क्या है, ये तो ट्रू वैल्यू है, ये तो हो गया 25 मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है ये तो ट्रू वैल्यू हो गई। और ऊपर एरर रखते हैं, एरर क्या है, ये देखो लीस्ट काउंट दे रखा है 1 सेकेंड, तो लीस्ट काउंट को ही एरर मान लेते हैं क्योंकि एरर अलग से दे नहीं रखा, तो लीस्ट काउंट एरर होता है। तो 1 सेकेंड अपॉन 25 इंटू 100, 4% आ गया, ठीक है। जैसे ये फाइनल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय द रिलेशन। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का इस रिलेशन से दिया जाता है, ये रिलेशन है टाइम इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। टाइम इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, अभी से याद कर लो, तुम्हें ग्रेविटेशन में एसएचएम में ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ओके सो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी से कैलकुलेट किया जाता है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1 मीटर, लेंथ कितनी है पेंडुलम की 1 मीटर है। मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 1 mm, 1 mm की एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जाता है भाई साहब। लीस्ट काउंट ऑफ वॉच मेजरिंग टाइम इज 1 सेकेंड, वॉच का लीस्ट काउंट कितना है 1 सेकेंड। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मेजर्ड इज 2 सेकेंड, पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड मेजर किया गया, विच इज डिफाइंड फ्रॉम 100 ऑसिलेशंस। एक बात बताओ, ये हमें 100 ऑसिलेशंस में 2 सेकेंड लग रहे हैं या एक ऑसिलेशन में 2 सेकेंड लग रहे हैं? दूसरी बात सही है, हमें एक ऑसिलेशन के लिए 2 सेकेंड लग रहे हैं, ये 2 सेकेंड विच इज डिफाइंड फ्रॉम 100 ऑसिलेशंस, मतलब हमें एक सेकेंड में मतलब 2 सेकेंड में हम एक ही ऑसिलेशन कर पा रहे हैं। तो 100 ऑसिलेशंस कितने टाइम में करेंगे, 100 इंटू 2 यानी 200, यानी टाइम कितना होगा 200, ठीक है। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी, जी है ना, ये जी फॉर्मूले में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है इसके मेजरमेंट में। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, हमें क्या पता है टाइम इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी होता है, लिखा। उसके बाद में एक काम करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और एल बाई जी आ जाएगा। अब एक काम करो, तुम्हें जी में एरर निकालना है ना, तो एक काम करते हैं जी को इधर ले आते हैं और बाकी को इधर, ठीक है। जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, जी अकेला रह गया। अब परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, रिलेटिव एरर इंटू 100 इज इक्वल्स टू, इस तरफ ये लिख देंगे। अच्छा ये तो क्या है, पूरा का पूरा सामान, ये तो कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट का तो मतलब ये तो ऐड होगा नहीं, इसमें तो कुछ एरर है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो ये क्या है, एल में एरर आएगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस ये 2 पावर में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा एल टी बाई टी इंटू 100, ठीक है। अब ज़रा सोच समझ के वैल्यूज़ रखो, डेल्टा एल यानी लेंथ में मेजरमेंट की में जो एरर आ रहा है वो लिखना है। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ ना, लेंथ ऑफ पेंडुलम 1 m है, 1 मीटर है, मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1 mm। तो ये क्या है एक्यूरेसी, ये क्या दे रखा है, एक्चुअली हमें एरर दे रखा है। तो अलग अलग लैंग्वेज होती है स्पेसिफाई करने की, तो ये क्या दे रखा है, हमें एरर दे रखा है कि इतनी एक्यूरेसी के साथ हम मेजर कर रहे हैं 1 mm, ये लीस्ट काउंट है, ये लीस्ट काउंट है, ये एरर है,
तो डेल्टा एल की वैल्यू 1 mm, ठीक है। और लेंथ ऑफ पेंडुलम इज़ 1 m, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम यहाँ पर तुम लिख दोगे 1 m, एल की वैल्यू 1 मीटर और ये 1 mm मिलीमीटर, और इनटू में 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है देखो, एरर इन टाइम, तो लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच मेजरिंग द टाइम इज 1 सेकेंड, लीस्ट काउंट यानी एरर, तो टाइम में एरर क्या है 1 सेकेंड अपॉन डेल्टा टी, टी क्या है एक्चुअल वैल्यू ऑफ द टाइम, तो टाइम की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 200, क्योंकि ये देखो एक ऑसिलेशन के लिए 2 सेकंड, तो 100 ऑसिलेशन के लिए 200 सेकंड्स, तो 200 इंटू 100 और कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपके पास 1.1। सो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन इसको एक बार में एक बार तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें ध्यान से समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सो अब चलो मुझे एक बात बतानी है, हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे एक और क्वेश्चन करा दो क्या, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो ऐसा बन जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ 4 ± 0.4 सेंटीमीटर, लेंथ यानी रेडियस दे रखी है यहाँ पर 3 ± 0.3 सेंटीमीटर, फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो तुम्हें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद है क्या? अरे याद है क्या? फॉर व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? ये होता है πr²h, याद है ना, πr²h, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है πr²h, तो वॉल्यूम लिखा πr²h, ठीक है, यही होता है ना, ठीक है। पाई तो कांस्टेंट है तो इसका कुछ नहीं होना। अब हमें वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालना है, तो डेल्टा v/v इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 पावर में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 प्लस डेल्टा h/h इंटू 100, ठीक है। ये हम निकाल लिया, रखो। अब तुम वैल्यूज़ रखो इसके अंदर, डेल्टा आर की वैल्यू क्या आएगी, रेडियस में एरर क्या है 0.3 है तो 0.3 रख दिया, और ट्रू रेडियस कितनी है 3, और हाइट में एरर कितना है 0.4, और हाइट कितनी है 4, और इसी तरीके से आप आंसर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, विड्थ है, तो आप तुम्हें निकालना कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एरिया, है ना। तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसी तरीके से डेल्टा l/l इंटू 100, डेल्टा b/b इंटू 100, बस वैल्यूज़ पुट करते जाना और आपको आंसर्स निकालते जाने। बहुत ही ईजी चैप्टर है। सो आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। इसमें जो 1-2 चीज़ें हैं वो मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई है ना, ये फंडा पता होना चाहिए, डेल्टा v/, कैसे लिखते हैं, और ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है डेल्टा r/r प्लस डेल्टा l/l, तो वो वहाँ पे जाके वो चीज़ बस समझो और वीडियो को 1-2 बार देख लो और बिल्कुल ऐसे एकदम क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा इस पर PhD करनी नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं है, बस तुम्हें इतना सा ध्यान में रखना है। इसमें 2 टॉपिक्स और आते हैं, एक वर्नियर कैलिपर, एक स्क्रू गॉज, ठीक है। उनमें अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं था, 19 में एक क्वेश्चन आ गया था, लेकिन उससे पहले यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया है, और थोड़े से टेढ़े और टिपिकल से टॉपिक हैं। NCERT में तो ऑफकोर्स दे रखे हैं, लेकिन उनको पढ़ाया नहीं जाता। मतलब आप कहीं कोचिंग्स वगैरह में जाओगे, कोटा कहीं भी, तो वहाँ पर ये दोनों टॉपिक्स पढ़ाए नहीं जाते, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी होते हैं, समझ में भी बच्चों को कम आते हैं, तो इसको टाइम देना होता है, इतने लिमिटेड लेक्चर्स होते हैं, तो इसलिए टीचर्स जनरली इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि पहली बार इससे 19 में क्वेश्चन आया, उससे पहले कभी क्वेश्चन आया ही नहीं। सो हम भी उसको नहीं पढ़ेंगे एज़ यूजुअल। आपको NCERT से थोड़ा बहुत देख लेना है, NCERT खोल के उसमें देखना, थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ना और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे को बता सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, कीप मोटिवेटेड, बी मोटिवेटेड, और पढ़ते रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो।